हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर्स। और थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क कैलकुलेट करेंगे, वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने 2 वीडियो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। यदि आपने हमारी वो 2 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा ताकि आप उन दोनों वीडियो को भी ध्यान से देख सकें। ओके, और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क। क्लियर? सबसे पहले हम जानते हैं वर्क क्या होता है। वर्क जब किसी सिस्टम की स्टेट में चेंज होता है, थर्मोडायनेमिक्स में हम बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जब किसी सिस्टम की स्टेट में चेंज होता है तो स्टेट में चेंज होने से क्या चेंज आता है कि सिस्टम की एनर्जी में परिवर्तन होता है। सिस्टम की एनर्जी में चेंज होता है और जो सिस्टम की एनर्जी में चेंज होता है वो एनर्जी चेंज एक वर्क के रूप में प्राप्त होती है। क्लियर बात? जब कोई सिस्टम सपोज कोई सिस्टम ऐसे है, ध्यान समझ लेना, A to B। यदि A to B स्टेट में जब कोई सिस्टम जाता है तो स्टेट चेंज होती है। तो जैसे स्टेट चेंज होती है तो एनर्जी चेंज होता है, एनर्जी में डिफरेंस होगा ना। सपोज यहाँ EA होगा, यहाँ EB होगा, तो डेल्टा E क्या होगा? EB माइनस EA, यानी ये एनर्जी चेंज होगा। और ये जो एनर्जी चेंज है ये हमें वर्क के रूप में प्राप्त होती है। क्लियर बात? थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो जो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क होता है बल के प्रभाव को दर्शाता है। थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है वो फोर्स के इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, जो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। जो एक्सटर्नल फोर्स को क्या करता है? अपोज करता है। अब इस बात को आप प्रैक्टिकली समझने का प्रयास कीजिए। सपोज ये हमने एक सिलेंडर ले लिया, इसके अंदर हमने गैस भरी है। क्लियर है? तो इनिशियल स्टेट में ये गैस यहाँ तक है, जहाँ तक हमने डॉटर दिखा, यहाँ तक इनिशियल स्टेट में। लेकिन हमने कोई पिस्टन लगा दिया इसके ऊपर, पिस्टन से प्रेशर दिया तो ये स्टेट यहाँ की वजह ये यहाँ पर आ गई, थोड़ा नीचे आएगी। तो इसमें जो डिफरेंस आया ये डेल्टा L का आया, DL का। इतना सिलेंडर ने पिस्टन को नीचे धिका दिया, DL। क्लियर बात? और जो इस पर अप्लाइड फोर्स है वो हमने F कंसीडर कर लिया। कितना कंसीडर कर लिया? F। तो जैसे वो नीचे प्रेशर, जैसे वो नीचे हमने पुश कर लिया तो गैस भी उसको अपोज करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन का इसको ऊपर की साइड में पुश कर रहा है ये। क्लियर है बात? और तो जो डिफरेंस DL है इसके बिहाफ पर अब हम इसके वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे कि वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले जो हम बात करेंगे जो फोर्स है, ये फोर्स जो होगा, फोर्स ये इक्वल टू होगा प्रेशर इनटू एरिया। जो फोर्स होगा दिस वन प्रेशर इनटू एरिया। हम जानते हैं प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट एरिया पर अप्लाइड जो फोर्स होता है वो उसका प्रेशर कहलाता है। या हमने फोर्स के टर्म में लिख दिया फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स को हमने कंसीडर कर लिया F और प्रेशर कंसीडर कर लिया P और एरिया को हमने कंसीडर कर लिया A। क्लियर बात? तो F इक्वल टू P इंटू A। इस हिसाब से हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे? फोर्स। क्लियर बात? अच्छा, अब एक चीज और ध्यान समझ लेना। और अब हम जानते हैं वर्क क्या होता है। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये तो एक एलिमेंट्री फॉर्मूला आता है वर्क का। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क को हमने डिनोट कर लिया W सा। W इक्वल टू फोर्स क्या होगा? F। और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इसके पुश करने से कितना डिस्टेंस आया वहां पर? डेल्टा L या DL। क्लियर बात? अच्छा, अब हमने क्या कर लिया, ये F की वैल्यू पुट कर दी। F की वैल्यू पुट कर तो W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू A इंटू DL। क्लियर बात? अच्छा, और हम जानते हैं क्या होता है एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू होता है वॉल्यूम। तो एरिया कितना हमारे पास? A। लेंथ कितनी है? DL। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? DV। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? DV।
तो W इजकल टू हो जाएगा यहाँ से P इंटू डी वी। क्लियर बात। अच्छा, अब जैसे ही अब ये अप्लाइड, जैसे पिस्टन का प्रेशर नीचे की साइड में अप्लाई हो जाएगा, तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर प्रेशर कितना था P, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो प्रेशर है, प्रेशर में एक यहाँ पर प्रेशर है P और यहाँ पर प्रेशर में क्या डिफरेंस हो जाएगा, इनिशियल हमने P मान लिया तो P माइनस डी पी, थोड़ा सा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ प्रेशर हाई होगा, गैस ऊपर की साइड पुश करें, लेकिन जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना है, P माइनस डी पी, इतना प्रेशर कम होगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो वर्क होगा वो अपोजिट प्रेशर इनटू एरिया, अपोजिट प्रेशर इनटू एरिया। तो अब ये वैल्यू हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये जो है ये अपोजिट प्रेशर है, ये क्या है, अपोजिट प्रेशर। W इक्वल टू होगा अपोजिट प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और जब वर्क होगा ये है थोड़ा सा कम वर्क होगा, स्मॉल वर्क, इसको बोलेंगे स्मॉल वर्क या डिफरेंस इन वर्क या डेल्टा या डी डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट प्रेशर कितना, इनिशियल प्रेशर कितना था P और इतना प्रेशर कम हो गया DP, तो P माइनस DP और वॉल्यूम कितना है DV, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा P माइनस DP इंटू DV। ओके, इस बात को आप ध्यान समझ लेना, यहाँ तो W इक्वल टू P इंटू DV, लेकिन प्रेशर जब पिस्टन थोड़ा सा उसको नीचे पुश कर देगा तो उसका प्रेशर जो इनिशियल प्रेशर यदि P था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, इतना DP थोड़ा डिफरेंस कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने वो मान लिया P माइनस DP। क्लियर है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम आगे, देखना DW इक्वल टू हो जाएगा P DV माइनस DP इंटू DV। क्लियर बात, ये हमने मल्टीप्लाई कर ली। अच्छा, चूंकि जो DP एंड DV है, चूंकि DP इंटू DV इज वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्टिंग इट, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो DW चूंकि ये वैल्यू बहुत कम है इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो DW इक्वल टू आ जाएगा P डेल्टा V। क्लियर बात। अच्छा, अब इसको हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या एक फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन के बिहाफ पर हम टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे। क्लियर बात। तो इसके लिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये दिस वन, वो जो वर्क है W इक्वल टू 0 टू W इक्वल टू W और वॉल्यूम V1 टू V2, यानी V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम लिख लेंगे, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। क्लियर बात। अच्छा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, थोड़ा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नोट कर लेते हैं। dx का यदि इंटीग्रेशन करना हो तो होता है x, और यदि उस पर लिमिट सपोज अप्लाई हो a टू b तो उसको इस टाइप से लिखते हैं a टू b। तो इसको सोल्व करने के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x प्लेस पर अपर लिमिट b माइनस a, इस टाइप से हम सोल्व करते हैं। क्लियर। ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और होता है dx अपॉन x, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x, और यदि इसके ऊपर भी लिमिट a टू b हो तो इसके ऊपर भी हम लिमिट ऐसे लगाएंगे a टू b, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ln b माइनस ln a। और एक फॉर्मूला आता है log m माइनस log n का log m अपॉन n होता है, तो ln b अपॉन a। इस टाइप से हम इसको सोल्व करेंगे। अब इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प यहाँ लेनी होगी हमें। ओके, अब देखो ये कितना हो जाएगा, DW का डिफरेंशिएशन कितना x, और x के प्लेस पे क्या W माइनस 0, W माइनस 0 इजिकल टू। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको P कॉन्स्टेंट, P को बाहर रख लेंगे, सॉरी P की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर V1 टू V2 P dV। अब P की वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, P की वैल्यू हम पुट करेंगे बाइल्स लॉ से। कहाँ से पुट करेंगे, बाइल्स लॉ से। देखो अकॉर्डिंग टू बाइल्स लॉ
बायल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी पी वी इजकल टू के कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से पी की वैल्यू पुट करेंगे तो पी इजकल हो जाएगा के अपॉन वी, तो ये पी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो डब्ल्यू माइनस जीरो तो डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू इजकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन V1 टू V2 के अपॉन वी इंटू डी वी, के अपॉन वी इंटू डी वी। थोड़ा सा इधर से रब कर देते हैं हम, ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखना W इजकल टू हो गया हमारा के कांस्टेंट, के को बाहर लिख सकते हैं हम, के V1 टू V डी वी अपॉन वी। अब डी वी अपॉन वी का भी फॉर्मूला हमने लिखा डी एक्स अपॉन एक्स, क्या था? ln x, तो W इजकल टू आ जाएगा के ln v और ln v, इसकी लिमिट कहाँ से V1 टू V2, तो W इजकल टू आ जाएगा के ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V2 माइनस ln V1, ओके, और W इजकल टू हो जाएगा के, इसको लिख देंगे ln m माइनस n, m अपॉन n, ln V2 अपॉन V1। क्लियर? अच्छा, we also know that according to gas equation PV इजकल टू nRT इजकल टू K, ये कांस्टेंट है, यानी K की वैल्यू ये हम nRT यहाँ पर पुट कर देंगे, वेयर R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, P प्रेशर, V वॉल्यूम। तो W इजकल टू आ जाएगा हमारा, K के प्लेस पुट करेंगे nRT ln V2 अपॉन V1 अपॉन V1। क्लियर? अच्छा, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2.303 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो W इजकल टू आ जाएगा 2.303 nRT log 10 बेस V2 अपॉन V1। तो एक तो फॉर्मूला हमारा यही डेरिवेशन करना था, हम इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, W इजकल टू 2.303 nRT log 10 बेस V2 अपॉन V1, यानी ये जो वर्क है ये वॉल्यूम के टर्म है, और सपोज अगर हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं वहां पर वैल्यू वॉल्यूम के टर्म ना हो, प्रेशर के टर्म हो, तो इसका प्रेशर के टर्म में डेरिवेशन कैसे करते हैं उसको जरा देख लीजिए एक बार। अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ एक्चुअल में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सब गैसेस के लिए अप्लाई करें, क्योंकि गैस का सिलेंडर लिया, उसको हमने कोई पिस्टन लगा, उसको अप्लाइड प्रेशर देखा और उसकी क्या रिएक्शंस हुई उसको हम स्टडी करें, तो इन पर जितने भी लॉज अप्लाई हो गए वही गैसेस लॉ अप्लाई हो। गैसेस लॉ में क्या होता है हमारा? बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैसेस इक्वेशन, उन्हीं का हम इसमें एप्लीकेशन करते हैं। तो बायल्स लॉ क्या कहता है? पी वी इजकल टू के और P1 V1 इजकल टू P2 इंटू V2, तो इसको V2 अपॉन V1 कर सकते हैं, तो P1 अपॉन P2 इजकल टू आ जाएगा V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1 के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे? P1 अपॉन P2, तो W इजकल टू आ जाएगा 2.303 nRT log 10 बेस P1 अपॉन P2। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं, और ये प्रॉब्लम्स आती है, इन पर डेफिनेटली आती है आपके बीएससी एमएससी कंपटीशन, इवन CSIR नेट लेवल पर भी इसकी प्रॉब्लम डिस्कस की गई। और जो आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं एंड नीट वगैरह या IIT JEE एडवांस या मेन, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन कंपटीशन में ये डेरिवेशन तो आता नहीं कि वर्क डन के लिए डेरिवेशन ड्राइव करो, लेकिन कंपटीशन में इन फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाता है। लेकिन एकेडमिक वाले अगर जो BSc MSc वगैरह की प्रिपरेशन करिए 11 12 तो वहाँ पर ये डेरिवेशन भी आ जाता है। क्लियर? तो इसको आप ध्यान से नोट करना। यदि कोई बात आपको डेरिवेशन में समझ में नहीं आई, आप प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं कमेंट सेक्शन रीड करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगली वीडियो में दे सकूँ। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए अभी, हैं? ओके। एक ये अनदर टॉपिक्स है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम बनते हैं, और इसको हम इस एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे अभी, ताकि आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कॉम्पिटिशन्स की, तो उनमें भी आप इस पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें, और जो 11 12 BSc MSc एकेडमिक वाले बच्चे हैं वो भी इसका डेरिवेशन ठीक से समझ सके। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट कैपेसिटी।
ओके, चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हीट होती है, जब किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, किसी भी सिस्टम का जब टेम्परेचर राइज होता है, तो उसमें जो उसकी जो हीट होती है वो किस पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, हम उसको बात करेंगे। जो अमाउंट ऑफ हीट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। क्यू डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के मास के ऊपर, यानी उस सब्सटेंस का मास कितना जिसका टेम्परेचर राइज करना। क्लियर? जब किसी सिस्टम को टेम्परेचर राइज करते हैं तो हीट दो चीज़ पर डिपेंड करेगी, एक तो उस सब्सटेंस का मास कितना होगा, दूसरा उसको टेम्परेचर कितने तक राइज करना, टेम्परेचर कितने तक राइज, इनिशियल टू फाइनल कितने तक राइज करना, यानी Q प्रोपोर्शनल टू M और Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। डेल्टा T का मीनिंग होगा यहाँ पर T2 माइनस T1, मीन्स हायर प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। क्लियर बात? तो अमाउंट ऑफ हीट इन दो पैरामीटर पर डिपेंड करते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू M, M क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, ओके, और Q क्या? हीट। तो Q प्रोपोर्शनल टू M एंड Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, इन दोनों को समराइज करते हैं हम, तो Q प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T, Q प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो Q इजकल टू C M डेल्टा T, C M डेल्टा T, वेयर C इज कांस्टेंट, वेयर C इज कांस्टेंट, विच इज known as heat capacity और specific heat, इसको हाईलाइट कर लेना। स्पेसिफिक हीट, कभी कभी ये डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट के नाम से भी बन सकती है कि डिफाइन द स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी, मतलब एक ही दोनों का, हीट कैपेसिटी कह दो या स्पेसिफिक हीट कह दो। अब इसकी हम डेफिनेशन यहीं से कैलकुलेट करते हैं इसी फॉर्मूले से। ओके, हाँ, इफ यहाँ से ये C के इक्वल कर लो पहले, C इजकल टू आ जाएगा Q अपॉन M डेल्टा T, C इजकल टू Q अपॉन M डेल्टा T। इफ M इजकल टू 1 ग्राम, M इजकल टू 1 ग्राम, डेल्टा T इजकल टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन C इजकल टू Q, देन C इजकल टू Q। ओके, अब यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकालते हैं C की, स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट, ध्यान से देखना, स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम इज राइज। समझ रहे? मतलब किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के मान को विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहते हैं। समझ आ रही बात? देखो, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री, द हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस इज सेड टू बी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट। दोबारा फिर समझ लेना, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा के मान को विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहते हैं। टू इंक्रीज 1 डिग्री, टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस required heat is known as heat capacity oblique specific heat। ओके, और एक चीज और ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव, ये देखो कॉम्पिटिशन में बनने वाली बात है। जहां भी स्पेसिफिक टर्म आ जाएगा, ध्यान रखने की बात है, जहां पर स्पेसिफिक आ जाएगा, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो तो किस पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो किस पर डिपेंड करती है, क्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो स्पेसिफिक एक क्वालिटी टर्म, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर बात? अच्छा,
अब हम इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, देखना, ये नोट कर लेना ध्यान से। ओके, चलिए अब एक फॉर्मूला हमारे सामने ही आया, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। कभी कभी कॉम्पिटिशन में बनता है ये प्रॉब्लम, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल सिस्टम, क्वेश्चन बनता है फॉर आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल के लिए, फॉर आइसोथर्मल सिस्टम, देखो आइसोथर्मल सिस्टम के लिए आइसोथर्मल के डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना होता है इसमें, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा टी की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन एम इंटू 0, तो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके, तो उसमें ऑप्शंस में 0 भी होगा और 0 भी होगा, इनफाइनाइट भी होगा, 1 2 इस तरह से दे देंगे, तो आपको टिक लगाना होता है कौन सा ऑप्शन होता है। तो हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल सिस्टम इज इनफाइनाइट, क्लियर बात, या स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोथर्मल सिस्टम इज इनफाइनाइट, क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉर एडिएबेटिक सिस्टम। अच्छा, एडिएबेटिक सिस्टम में क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है एडिएबेटिक सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें हीट कैन नॉट ट्रांसफर, जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता, नहीं तो सिस्टम एनर्जी अपनी सराउंडिंग को देता है और नहीं सराउंडिंग एनर्जी सिस्टम अचीव करता है। नो ट्रांसफर ऑफ हीट टू द सिस्टम और बाय द सिस्टम, क्लियर बात, यानी इट मींस क्यू इजिकल टू कितना होगा, 0 होगा, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब क्यू की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो सी इजिकल टू आ जाएगा 0 अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, और सी इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0। तो हीट कैपेसिटी फॉर एडिएबेटिक सिस्टम इजिकल टू 0, क्लियर बात, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये समझा कि आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी रहती है और एडिएबेटिक में कितनी रहती है। आइसोथर्मल में इनफाइनाइट, एडिएबेटिक में कितनी होती है, 0 होती है। तो इस वीडियो में को हम यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द स्पेसिफिक हीट, यानी हीट कैपेसिटी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और इनके भी इसके जो टाइप्स है वो होता है CP एंड CV, और उन दोनों के बीच रिलेशन प्रूव करेंगे। वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रिलेशन का नाम मेयर फॉर्मूला, हम उसका डेरिवेशन करेंगे। क्योंकि वीडियो की लेंथ लगभग 22 मिनट हो गई, लेंथी वीडियो खिंच जाएगी, तो हम वो पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध रही होगी। यदि कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, थैंक यू।